नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक किताब के बारे में, जो कि किताब है एकदम अद्भुत किस्म की किताब है, उपन्यास है। ठीक है, तो ये जो उपन्यास है, इसकी कहानी जो है, इसके किरदार जो हैं और इसका जो कहानी का कहने का तरीका है, लेखक ने जिस तरह से लिखी है, वो सब कुछ अद्भुत है। अपने आप में एक अल्टीमेट एक जेम है ये किताब, जिसका नाम है गुनाहों का देवता। इसको लिखा है धर्मवीर भारती ने, जो कि अपने समय के क्या अभी भी अगर आप कहेंगे तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है धर्मवीर भारती। ठीक है, और वो हमेशा ही एक बड़ा नाम रहेंगे क्योंकि उनकी कृतियां इतनी महान हैं, और उसी एक महान कृति में से ये भी है गुनाहों का देवता। ठीक है, तो ये जो किताब है आपकी, ये भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, दिल्ली से प्रकाशित है भारतीय ज्ञानपीठ से। और मेरे पास ये जो किताब है ये 71वां संस्करण है, 71st एडिशन ऑफ दिस बुक, जो कि 2014 में प्रकाशित हुआ था। और इसका 5वां संस्करण आया था 1959 में, 1959 में। ठीक है, यानी कि ये किताब बहुत पहले लिखी गई थी, 1959 से भी पहले लिखी गई थी। ठीक है, तो इस किताब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे कि ये किताब किस तरह की है, इसकी कहानी कैसी है, इसका रिव्यू करेंगे, इसकी भाषा के बारे में, किरदारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो किताब है ना, ये क्यों पढ़ी जाए। अगर आप सबसे पहले मुझसे यही पूछे कि इस किताब को हम क्यों पढ़ें। अगर आपकी हिंदी साहित्य में रुचि है तो भी आप इस किताब को पढ़ें। अगर आपकी हिंदी साहित्य में रुचि नहीं है लेकिन आप एक अच्छी प्रेम कहानी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस किताब को पढ़ें। ठीक है, और अगर आप दोनों ही कैटेगरी में नहीं आते हैं फिर भी मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि एक बार इस किताब को पढ़ें। आपको बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि आपने अर्जित किया है, आपके अंदर भावनाओं का गुबार फूटेगा और आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो ना एक तरह से कहेंगे एकदम उथल पुथल हो जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपने क्या पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन उसकी शर्त यह है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि इस किताब को आप 1 से 2 दिन में पढ़ के खत्म करते हैं। अगर आप 2-2 4-4 पेज डेली पढ़ेंगे तो आपको वो असर नहीं करेगी ये किताब जो इसको करना चाहिए, जो इस किताब का उद्देश्य है कि ये करे, किसी के मन में, किसी के दिमाग में हलचल पैदा करे। ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़िए। इस किताब के बारे में अगर बात करें तो ये एक प्रेम कहानी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और क्योंकि ये बहुत पुराने समय में लिखी गई प्रेम कहानी है, जैसे मैंने बताया 5वां संस्करण 1959 में आया था, उससे भी पहले ये किताब लिखी गई थी। तो उस समय की प्रेम कहानी है, और प्रेम कहानी इस्टेब्लिश है, जो कथा है उसकी जो बैकग्राउंड है, जो शहर है जहां पे ये कहानी चलती है वो इलाहाबाद, यानी कि आज का प्रयागराज। ठीक है, वहां पे एक किरदार है चंदर। चंदर के अलावा सुधा है, बिनती है, पम्मी जी हैं जिनको आप मिसेस डिक्रूज के नाम से यहां पर जानेंगे, बर्टी है, चंदर के कई सारे दोस्त भी हैं, सुधा के पिताजी हैं, इतने सारे मुख्य किरदार हैं। ठीक है, और ये जो मैंने नाम आपको बताया ना, ये मुख्य किरदार हैं, लेकिन जो 2 लीड हैं इसके, वो है चंदर और सुधा। ये 2 लोगों की प्रेम कहानी है, और ये एक ऐसी प्रेम कहानी है कि इन दोनों को ही लगभग आधी से ज्यादा कहानी पूरी हो जाने के बाद भी यही नहीं पता होता है कि ये दोनों प्रेम में हैं। ठीक है, तो प्रेम में है, इनको पता चलता है या नहीं चलता है, इनकी लव स्टोरी कहां पहुंचती है, प्रेम कहानी का अंत क्या होता है, उसको जानने के लिए आपको ये किताब को पढ़ना पड़ेगा। मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि इस कहानी को, इस उपन्यास को पढ़ने के बाद आपके अंदर ना प्यार की जो परिभाषा है, जैसे लोग कहते हैं ना कि प्यार की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, प्यार की सबकी अपनी एक परिभाषा होती है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि आप डिक्शनरी में जाओगे और एक परिभाषा निकाल के लाओगे कि हाँ दिस इज कॉल्ड लव। लव की अपनी एक परिभाषा है, सबके लिए प्यार अलग अलग होता है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए भगवान के समान, किसी के लिए बहुत ही बुरा। तो यहाँ पे आपको चंदर है, सुधा है, बिनती है, गेसु एक किरदार है इसमें जो कि सुधा की सहेली है, वो है, बर्टी है, एंड जो मिसेस डिक्रूज के बारे में, पम्मी के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो है। इन सभी किरदारों की अपनी अपनी प्यार की परिभाषाएं हैं। ठीक है, और ये किताब बात करती है प्रेम, और प्रेम में सेक्स का होना या फिर शारीरिक संबंधों का होना जरूरी है या नहीं, उसके विषय में ये डिस्कस करती रहती है। लगभग
लेकिन जिस तरह से डिस्कस करती है ना, आपको पढ़ने में बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लगेगा कि कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये इन दो पहलुओं के बीच में झूलती रहती है कहानी। कुछ किरदारों का मानना है कि प्यार में जो आपके शारीरिक संबंध हैं, एक दूसरे के प्रति जो शारीरिक आकर्षण होता है वो जरूरी है। कुछ का मानना है कि ये नहीं जरूरी है। कुछ का मानना है कि दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पर जरूरी हैं, है ना। और प्यार में अगर शारीरिक संबंध नहीं है तो वो किस तरह का प्यार है, कुछ का ऐसा भी मानना है। तो सबकी अपनी अलग अलग परिभाषा है प्यार की। लेकिन फिर वापस ये कहानी घूम के कहाँ आती है, चंदर और सुधा पे। अब देखिए जो कहानी है ना, इस कहानी को मैं आपको नहीं बताऊंगा। चंदर की अपनी प्यार की अलग परिभाषा है, सुधा की अपनी प्यार की अलग परिभाषा है, लेकिन इनके दिलो दिमाग में जो परिभाषा चल रही है, ठीक है, उसको बार बार टर्निंग पॉइंट मिलता रहता है। जैसे कि चंदर की प्यार की परिभाषा कुछ है, लेकिन जैसे ही वो मिसेस डिक्रूज से मिलता है उसकी परिभाषा चेंज हो जाती है। वो अपने आप को रीएनालिसिस करता है अपनी प्यार की डेफिनेशन को, ठीक है। जब वो मिस डिक्रूज के भाई बर्टी से मिलता है तो बर्टी का मैं आपको बताऊं उसकी प्यार की परिभाषा, एक डायलॉग उसका बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत नफरत है, इसीलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी की है और उसके साथ रहता है। और उसने एक तोता पाला हुआ है जिससे बर्टी को बेइंतहा मोहब्बत है, उसको खिलाता है पिलाता है, और उसका कहना है मैं इसे एक दिन मार दूंगा क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूं। तो कुछ इस तरह का उसकी प्यार की परिभाषा है जो सुनने में, और बर्टी का किरदार इंटरेस्टिंग है, उसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो सुधा है और जो चंदर है, सुधा से गेसु मिलने आती है तो सुधा की परिभाषा बदल जाती है गेसु के हालात सुनकर, क्योंकि गेसु उसे अपनी परिभाषा बता रही है, ठीक है। सुधा की सहेली गेसु जब चंदर से मिलती है तो चंदर को जब गेसु की पूरी कहानी पता चलती है तो इसका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है लव को लेकर वो बदल जाता है। बिंती एक किरदार है जो कि सुधा की बहन है, उसकी अपनी प्यार की परिभाषा है, ठीक है। और उसके अलावा जो बर्टी है और डिक्रूज है उनकी तो कहानी साथ ही साथ चलती रहती है। तो कुल मिला के ये कहानी डील करती है, ये कहानी दो पड़ों को बराबर करने की कोशिश करती है, उनको तौलने की कोशिश करती है कि प्यार में जो शारीरिक आकर्षण है वो जरूरी है, कि प्यार सिर्फ दिल से और मन से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इसकी मोटा मोटी कहानी है। ये कहानी नहीं है, ये तो बस मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया है, एक संरचना बताई है कहानी की, कैसे पात्र काम कर रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है, पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। संवाद जो इसके लिखे गए हैं ना, आपको लगेगा, मतलब जब सुधा चंदर से बात करती है तो आपको लगेगा यार क्या कोई इतना प्यार से, इतना दुलार से कोई प्यार से बात कर सकता है। जिन शब्दों का वो यूज करती है चंदर से बात करते हुए, और उसी समय पे चंदर भी जब सुधा से बात करता है तो भी, अब क्योंकि चंदर थोड़ा सा टीज करने वाली कैटेगरी का है, वो सुधा को चिढ़ाता रहता है और उसके मन में ऐसी कोई प्यार की फीलिंग है भी नहीं, ठीक है। तो इसके जो संवाद लिखे गए हैं, किसी भी पात्र के द्वारा बोला गया कोई भी संवाद, उसके गहरे अर्थ हैं इस किताब में। उसको आप पढ़ोगे और ऐसा नहीं है कि गहरे अर्थ का मतलब कि कोई क्लिष्ट हिंदी लिखी गई है। हिंदी बहुत ही सरल है, सहज है। यूपी के रहने वाले हैं, अगर आप यूपी के आसपास या हिंदी पट्टी के रहने वाले हैं तो आपको ये किताब की भाषा आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस कहानी के पात्र बहुत अच्छे हैं, उनकी अपनी परिभाषाएं हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपकी जो प्यार की परिभाषा है उसको भी आप एनालाइज करेंगे, और उसके बाद आप सोचेंगे क्या मेरी परिभाषा सही थी, क्या इन पात्रों की परिभाषा सही थी, या फिर जो इस कहानी का अंत होता है वो किस परिभाषा के हिसाब से सही बैठता है, ठीक है। तो संवाद बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। अगर आप इसको बहुत ही शांत जगह पर बैठ के शांत चित्त के साथ पढ़ेंगे तो आपका मन भर आएगा। और मैं जब ये बात आपसे कह रहा हूँ ना तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इस किताब को पढ़ा है। डायलॉग बहुत ही प्यारे लिखे गए हैं। कोई किरदार गुस्से में भी बात करता है तो उसके संवाद बहुत प्यारे हैं, कहीं से भी नहीं लगता कि वो गुस्सा है। कोई संवाद प्यार में बोला गया है तब तो वो प्यारा है ही, और किसी भी पात्र ने कोई भी संवाद बोला हो बहुत ही अद्भुत लिखा गया है। बट अब आ जाते हैं बट पर। अभी चल रहा है 2022 एंड ये 1959 का 5th संस्करण जो कि मुझे इसमें दिख रहा है, तब की प्रेम कहानी है। अब यहां पे जब परिभाषाओं की बात हो ही रही है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, या आप भी कहोगे क्या आज से
60 साल पहले की जो प्रेम कहानियां होती थी, क्या वो आज के समय में रेलेवेंट हैं? क्या उस समय के जो नियम कायदे कानून प्रेमियों के अपने हुआ करते थे वो आज के समय में कायम है? लिव इन रिलेशनशिप की जो जनरेशन चल रही है, जो क्या बोलते हैं उसको, लिव इन रिलेशनशिप का जो कल्चर चल रहा है और जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, उस तरह की फिल्मों में या जो आज का प्यार का कल्चर है, मुझे तो कहीं से भी ये कहानी रेलेवेंट नहीं लगती है। नो डाउट कहानी बहुत अच्छी है, अगर आप थोड़े से भी इमोशनल हैं तो आपको प्यार हो जाएगा इस किताब से, आप इसको दोबारा तिबारा चौबारा पढ़ना चाहेंगे। बट क्योंकि 2022 चल रहा है तो आज से 60 साल पहले के प्यार के जो भी नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, वो क्या आज के समय में भी रेलेवेंट हैं? जवाब है नहीं। इसीलिए इसको हम आउटडेटेड लव स्टोरी की कैटेगरी में तो रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि धर्मवीर भारती ने लिखा है, और क्या लिखा है, तो इस किताब को नकारा नहीं जा सकता है। इसको पढ़ना ही चाहिए और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे पढ़ें। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें इस किताब के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा पूरा का पूरा प्यार को लेकर परसेप्शन ही बदल गया है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद परसेप्शन बदलता है, फिर जब भी सोसाइटी में बाहर निकलते हैं तो परसेप्शन फिर से बदल जाता है। तो कुछ इस तरह के मनोभाव आपके अंदर भी उत्पन्न होंगे। आप उससे कैसे डील कर पाएंगे वो आप ही अपने आप को अच्छे से जानते हैं। आपकी अपनी विचारधारा है, आपको उससे डील करना है, आपकी मानसिक स्थिति को आप ही डील कर पाएंगे, कोई और नहीं कर सकता है। तो इस किताब को पढ़ें, आई रिकमेंड यू। ठीक है, आई इंसिस्ट, मैं बहुत ही फोर्सफुली कह रहा हूं कि इस किताब को पढ़ा ही जाना चाहिए और आप इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद मेरा रिव्यू कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चाहें तो डिसलाइक भी कीजिए, बट कुछ भी रिएक्ट किए बिना जाइए नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस बुक, गुनाहों का देवता बाय धर्मवीर भारती। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी और किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।